अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई आप जो मैं अब करने जा रहा हूँ ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोगों के लिए ऐसा है कि बस तुम एक मरतबा पढ़ो और तुम लोगों को समझ आ जाए। इतनी देर से मैं लेट भी हो गया आज, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं सारी चीज़ों को अपनी एक साइड के ऊपर कर रहा था, ताकि मैं तुम लोगों को प्रॉपर समझा दूँ, ठीक है? अच्छा, तो हम सबसे पहले आएँगे रूल्स वर्सेस डिस्क्रिशन पे। अच्छा, रूल इज़ व्हेन पॉलिसी इज़ अनाउंस्ड, डिस्क्रिशन इज़ व्हेन पॉलिसी इज़ अनअनाउंस्ड। ये ज़ैनब के ही नोट्स हैं और मैं इसको समराइज़ करके तुम लोगों को समझाऊँगा। देखो, रूल वर्सेस डिस्क्रिशन का मकसद ये है कि हमें दो चीज़ें बताई गई थी कि स्टेट बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है। मॉनेटरी पॉलिसी अनअनाउंस रखता है और या अनाउंस करता है। अनअनाउंस, देखो अनअनाउंस में होता क्या है कि हर कोई जो है ना अपने हिसाब से जिसका फुल इन्फॉर्मेशन होती है, वो अपने हिसाब से एक्सपेक्टेशन बना लेता है कि मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो भाई मनी सप्लाई के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट कम होगा और उसकी वजह से लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अच्छा, तो अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वो ये अपनी एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि अगर 10% इंक्रीज़ होगी, जो कि अगर उनको पता होता है पास्ट एक्सपीरियंस से कि हर दफ़ा 10% बढ़ती है, तो वो कहेंगे अब 10% बढ़ेगी, इट मीन्स हमारी इतनी 10% इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी। अच्छा, ये थी अनाउंस की बात। अच्छा, अनअनाउंस में क्या हुआ कि लोग सोच रहे हैं कि भाई 10% बढ़ेगी, अचानक 20% बढ़ा दिया आपने। इससे क्या होगा कि इससे लोगों को एक्सपेक्टेशन जो उनकी थी, जो उन्होंने अपनी फॉर्म करके रखी थी, जिस हिसाब से वो सारा काम कर रहे थे, वो सारा काम जो है उनका उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी कि 10% इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बट अचानक आपने सरप्राइज़ पॉलिसी लगाने की वजह से, अनअनाउंस पॉलिसी लगाने की वजह से मनी सप्लाई की लॉन्ग टर्म के अंदर आके प्राइजेस चेंज होंगे और प्राइजेस की इन्फ्लेशन जो है वो 20% बढ़ जाएगी, जो कि उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगा। जिसके बाद जब वो वापस अपनी एक्सपेक्टेशन रियलाइज़ करेंगे, तो जब तक वो रियलाइज़ नहीं करते उस वक्त तक के अब वो आउटपुट जो है वो उनका बढ़ा रहेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि इतनी इन्फ्लेशन बढ़नी है, वो उसी तरीके से अपने काम को करते रहेंगे। तो यानी सिर्फ जो मेन बात है वो ये है कि अनाउंस और अनअनाउंस। अच्छा, अनाउंस अगर होगी तो वो रूल होगा। रूल किस तरीके से कि जो चलता आ रहा है। डिस्क्रिशन ये होती है, कहते हैं कि आपने किसी एक को जो है वो अपनी मर्ज़ी से चुन लिया। डिस्क्रिशन यानी कि डिस्क्रिशन रख रहे हो आप, 2-3 लोग हैं, आप प्रॉपर क्राइटेरिया पे नहीं जा रहे, आप डिस्क्रिशन रख रहे हो कि 2 के लिए तो कुछ और है और 1 के लिए कुछ और है, तो वो डिस्क्रिशन कहलाती है। तो इसी तरीके से अनअनाउंस डिस्क्रिशन है। यानी एक पैटर्न पे चलते चलते एक ख़ास पैटर्न अपना दिया, वो डिस्क्रिशन करिए अपना। तो यहाँ इस चैप्टर में या इस लेक्चर में जो मेन डिबेट है और इससे क्या क्वेश्चन आने वाला है या इससे क्या मुझे लगता है कि क्या होगा, वो सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अच्छा, इसमें डिबेट ही है और सिंपल सी सिर्फ ये डिबेट है कि भाई क्या चीज़ बेहतर है, रूल बेहतर है या डिस्क्रिशन बेहतर है। अच्छा, अनअनाउंस पॉलिसीज़ जो है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनअनाउंस पॉलिसीज़ आर रैंडम पॉलिसी विच आर बीइंग एडेप्टिव अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन बिल्डिंग मैकेनिज्म विच इज़ रैशनल दैट इंडिविजुअल आर हैविंग फुल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, फुल इन्फॉर्मेशन भी हो, क्या लोग कहते हैं कि आपका रैशनल एक्सपेक्टेशन वाली जो बात है, खैर मैम ने जो है रैशनल एक्सपेक्टेशन वगैरह सब हटा दिया है, लेकिन रूल्स वर्सेस डिस्क्रिशन को उन्होंने मना नहीं करा, तो इसलिए करवाएं क्योंकि ऐसा ना हो कि वो दे दें। तो यहाँ जो ये अनअनाउंस पॉलिसी की बात करी है वो ये वही वाली बात है कि भाई ये डिस्क्रिशन कर रहे हैं। और अनअनाउंस पॉलिसी से होता क्या है कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक्सपेक्टेशन जो है वो उनकी वैसी नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो शॉर्ट रन के अंदर जब प्राइजेस क्योंकि जल्दी मूव नहीं होते, तो जो एक्सपेक्टेशन होगी वो क्या होगी कि 10% बढ़ेगी। या लेट सपोज हम ये कह लेते हैं कि भाई रूल ये था, लोगों के दिमाग में ये था कि जो है वो आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो आप कह लें, कहते हैं कि उनके दिमाग में ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इस साल मनी सप्लाई नहीं बढ़ाएगा। सही है, अब अचानक बढ़ गई। जब मनी सप्लाई नहीं बढ़ाएगा तो लोगों ने क्या रियलाइज़ किया होगा कि अपनी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी कहा होगा कि नहीं बढ़ेगी। सही है, लेकिन अब क्योंकि अनअनाउंस थी और अचानक बढ़ा दी, तो क्या होगा कि इनिशियली जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लाजमी सी बात है पैसा आ जाएगा, लोग ज़्यादा करने लग जाएंगे, लेकिन अपने दिमाग में वो उस इन्फ्लेशन को नहीं रखेंगे, क्या महंगाई हो जाएगी और हमारी जो वेजेस हैं, जो कमाई हम जो कर रहे हैं वो रियल टर्म्स के अंदर गिर जाएंगी, वो उसको दिमाग में नहीं रखेंगे। अच्छा, अंडर दैट सेट ऑफ सिनेरियो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रिमेन्स इनफेक्टिव बोथ इन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। अच्छा, ये कब होता है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में इनफेक्टिव कब रहेगी, जब पॉलिसी अनाउंस होगी, जब लोगों को पता होगा पहले से और फुल इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, उनको पता होगा कि यही स्टेट बैंक करने वाला है, तो वो इनफेक्टिव हो जाएगी पॉलिसी। यानी जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी वैसे ही प्राइस बढ़ेंगे,
और वो प्राइस फ़ौरन जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है, क्योंकि एक्सपेक्टेड उन्होंने पहले से रियलाइज़ किया हुआ था कि हाँ 10% ही बढ़ना है, तो जैसे ही 10% प्राइस बढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन रियलाइज़ हो जाएंगे और लोग अपनी वापस से अपने उसी लॉन्ग रन के ऊपर आ जाएंगे। इसका मैं आपको बताऊँ कि तरीकाकार क्या है कि ये देखें कि पहले लेट सपोज आप कह लें ये एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है जो कि इसके पॉइंट के ऊपर है। सही है। होगा क्या कि एल बढ़ेगा, यहाँ अगर हम ISLM की बात कर लें, LM जो है बढ़ जाएगा मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड आगे चला जाएगा। तो शॉर्ट रन में क्योंकि अगर आपको प्राइस की रियलाइजेशन का पता होगा, आपकी पॉलिसी अनाउंस होगी, तो ये जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई होता है ना, ये क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड सप्लाई कर्व भी कहलाता है। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड सप्लाई कर्व में क्या है कि एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, यानी हमने एक प्राइस की एक एक्सपेक्टेशन रखी हुई है इस कर्व के अंदर। जैसे ही क्योंकि अनाउंस है तो लोग समझ जाएंगे, क्या कहते हैं कि हाँ भाई सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा अपनी मनी सप्लाई, जिसकी वजह से प्राइस भी बढ़ जाएंगे। तो उनको पहले से हुआ होगा, तो जैसे ही सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा वैसे ही एक्सपेक्टेशन रियलाइज़ होंगी और आप इस नए पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे, इस पॉइंट के ऊपर। तो यानी ये जो आप यहाँ से यहाँ गए शॉर्ट रन में, फ़ौरन ही प्राइस एडजस्ट हो जाएंगे और आप लॉन्ग रन में आ जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जो ये मॉनेटरी पॉलिसी लगी है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट से आप आगे गए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जाते ही आप वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन रियलाइज़ हुई है, लोगों को पहले से पता था कि आप जो है मनी सप्लाई बढ़ाएंगे। आपने मनी सप्लाई बढ़ाई, उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशन प्राइस की जो है वो भी बढ़ा ली, जो कि उनको पहले से पता था। लेकिन जब अगर ये अनअनाउंस होगी तो आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद रुके रहेंगे, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगा कि प्राइस बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में हुआ, कहते हैं कि नहीं, उन्होंने अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो रिवाइज़ नहीं करी होंगी, उन्होंने यही रखा होगा कि भाई बस यही प्राइस बढ़ेगी। एक्सपेक्टेशन जब वो फिर लॉन्ग रन आएगा, लॉन्ग रन में जब वो एक्सपेक्टेशन रिवाइज़ करेंगे अपने दिमाग में और अपने हर चीज़ को अपने हिसाब से फिर करेंगे कि हाँ भाई प्राइजेस बढ़ चुके हैं, जो कि उन्होंने पहले इसलिए नहीं सोचा था कि उनको था ही नहीं, क्या कहते हैं कि ये मनी सप्लाई बढ़ेगी, और तो इसलिए पहले से उन्होंने अपने आप को जो है तैयार नहीं रखा था और अपनी चीज़ों को इस तरह किया हुआ नहीं था। तो अब अचानक अगर बढ़ी है तो इसलिए जो उनको करने में टाइम लगेगा अपनी सारी चीज़ों को इनलाइन करने में, और इसलिए लॉन्ग रन के अंदर जाके वो वापस पहुंच जाएंगे। तो लॉन्ग रन में तो चाहे अनाउंस हो या अनअनाउंस हो, काम एक ही होगा। लेकिन शॉर्ट रन में अनाउंस जो है वो वापस आपको फुल एम्प्लॉयमेंट पे ले आएगी, लेकिन जो अनअनाउंस पॉलिसी है, यानी जिसको आप कह रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिशन, वो जो है आपका शॉर्ट रन के अंदर आपको जो है वो फ़ायदा देगी कि वो अफेक्टिव होगी। किस तरीके से? कि वो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट से आपके आउटपुट को आगे बढ़ा देगी। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे जो डिबेट है वो ये है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यही वाली बात कि डिस्क्रिशन मेक्स पॉलिसी इफेक्टिव इन शॉर्ट रन वेदर देयर इज़ अ रैशनल और ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्टेशन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ भी बात आती है। अच्छा, अब बात दरअसल यहाँ पे सिर्फ यही है कि भाई रूल्स बेहतर है या डिस्क्रिशन बेहतर है, यानी रूल आप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, डिस्क्रिशन बेहतर है। तो देखिए डिस्क्रिशन हमें वैसे तो लग रहा है कि इफेक्टिव है, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेली इफेक्टिव है। होगा क्या कि इससे जो है वो लोगों का सेंट्रल बैंक से एतबार उड़ जाएगा। ठीक है, क्यों? और हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए डिस्क्रिशन आपको एक मरतबा तो फ़ायदा दे सकती है पहली दफ़ा में, लेकिन अगर आपने बार बार लगाया, यानी आपने उससे अगली बार भी ऐसे ही करा, खामोश रहे और बोला कुछ नहीं होगा और फिर करा, तो फिर क्या होगा? क्योंकि देखें पहली मरतबा जब आप करेंगे ना तो लोग सरप्राइज़ होंगे, सरप्राइजिंगली उनके लिए होगा कि भाई यार ये तो था ही नहीं, कैसे बढ़ा दी। लेकिन एक से जब दूसरी मरतबा और जब तीसरी मरतबा बात आएगी तो लोग के दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं ये यही हरकत करते हैं, तो वो जो अनअनाउंस है वो एक मरतबा के बाद दूसरी और तीसरी मरतबा वो खुद ब खुद ही अनाउंस हो जाएगी। यानी लोग समझ चुके होंगे पहले से ही कि ये करेंगे, देखना आखिर के अंदर ऐसे ही, और वही वाली बात होगी कि वो हो जाएगा। जैसे कि इवन आप अपनी यूनिवर्सिटी की ले लो, अगर वो अचानक टीचर आके जो है वो ये कह दे कि जो है भाई वो पेपर वाले थे, सारी आपने तैयारी करी और वो बोले क्या हुआ यार पेपर नहीं ले रहा, बस मैं आपकी अटेंडेंस पे मार्क्स दे रहा हूँ, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? टीचर को भी फ़ायदा होगा, उसको पेपर चेक नहीं करने पड़े। और एक और फ़ायदा क्या होगा टीचर को और सारी एजुकेशन सिस्टम को, कि आप लोग तैयारी करके पहुँचे होगे। सही है।
तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बिना तैयारी के पहुंच गया होगा। आप लोग यही दिमाग में लेके पहुंचे होगे कि पेपर होगा, सही है। अब नहीं हुआ, उसने मार्क्स दे दिया आपकी अटेंडेंस के बेस के ऊपर, ये ज़रूर हुआ कि नुकसान उनका होगा कि क्या पता कुछ लोग जो अटेंडेंस ना लेते आते हों प्रॉपर, लेकिन अच्छा पढ़ कर आए हों, लेकिन पढ़ाई सबने कर ली होगी, सही है। अगर वो डायरेक्ट बोलती है कि अटेंडेंस के बेस पे होगा तो कोई पढ़ता ही नहीं। तो ये तो होगा डिस्क्रिशन पॉलिसी, है ना। लेकिन अगर अगली मरतबा भी वो यही करती हैं तो क्या वैसा रिजल्ट आएगा? लाजमी सी बात है, कुछ लोग पहले ही सोच कर आए होंगे कि अभी थोड़ा पढ़ो, ये ड्रामा हो सकता है। और जब 2 मरतबा हो गया, तीसरी मरतबा तो कहेंगे अब पढ़ना ही नहीं है। तो अब उस वक्त कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए? अब उस वक्त या तो ये पॉलिसी हो कि जो है वो क्या, मैं पेपर ले रही हूँ, तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो ये डिस्क्रिशन पॉलिसी की यही तरीक़ेकार यहाँ पे जो बताना है वो यही है। अच्छा, तो अब जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि रूल्स बेहतर हैं या आपका, मैंने आपको बताया था कि कहते हैं कि डिस्क्रिशन में क्या होता है। अच्छा देखिए, क्योंकि अगर रूल लगाएंगे, यानी रूल का मकसद ये है, कहते हैं कि पॉलिसी हमेशा सेंट्रल बैंक अनाउंस रखेगा, तो होगा क्या कि सेंट्रल बैंक जब वो पॉलिसी को अनाउंस रखेगा तो लोगों का एक एतमाद बन जाएगा उसके ऊपर कि वो जो है वो यही काम करेगा, और इसलिए जो है फिर वो चीज़ जो डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन से क्या होगा, कहते हैं कि लोग जो है वो उससे अनॉयड होंगे, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ जो हैं वो डिस्क्रिशनरी के बजाय रूल होने चाहिए, जो कि बहुत सारे मॉनेटरिस्ट और क्या कहते हैं क्लासिकल थॉट वाले कहते हैं कि नीजन का मानना ये है कि डिस्क्रिशन होनी चाहिए, लेकिन मॉनेटरिस्ट और क्लासिकल का कहना ये है कि नहीं, रूल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उससे जो है वो बंदा सेंट्रल बैंक के ऊपर एतमाद करने लग जाएंगे लोग, और अपने एक्सपेक्टेशन को रिवाइज़ करेंगे, जिससे सेंट्रल बैंक अगर चाहेगा तो वो कोई भी अपनी पॉलिसी लगाए और अपना जो भी वो काम करना चाहता है, या तो इन्फ्लेशन को रोकना चाहता है या वो अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना चाहता है, वो कर सकता है, ठीक है। डिस्क्रिशन लगाने से होगा ये कि एक बार तो बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो अगेन वो डिस्क्रिशन से आप सेंट्रल बैंक एक तरीके से बुरा बनेगा, और लोग जो है वो उसके अपने जो है वो उसको जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं मानेंगे। लेकिन क्योंकि एक के बाद जब वो दूसरा और तीसरी दफ़ा वो करने जाएगा डिस्क्रिशन, तो वो डिस्क्रिशन बचेगा ही नहीं। तो इससे बेहतर ये है कि वो बंदा रूल्स ही की तरफ जाए। सो डिसीजन मेकर टेक देयर डिसीजन इन लाइकवाइज मैनर, यानी इनका देखिए यहाँ पे कहना ये है कि अगर रूल लगेगा तो क्या होगा, डिसीजन मेकर जो है पहले से ही अपनी डिसीजन ले लेंगे, और एक्चुअल जो भी होगा वो एक्सपेक्टेड ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन पहले से रिवाइज हुई भी होंगी, पहले से लोगों ने सोच लिया होगा रूल के अंदर तो कि हाँ भाई इतनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और जिसकी वजह से वो पहले ही अपने आप को एडजस्ट कर चुके होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो है वो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड जो है वो साथ ही मूव करेगा, जबकि डिस्कशन में क्या होगा कि एक्चुअल जो है वो आपका ज़्यादा होगा और एक्सपेक्टेशन आपकी कम होगी। वॉट वुड यू एक्सपेक्टेड, इट टर्न्स आउट बिकॉज वॉट टर्न्स आउट इज अनाउंस्ड। वही वाली बात है, पॉलिसी विच इज़ ऑप्टिमल टुडे कैन बी सब ऑप्टिमल टुमारो बाय फॉलोइंग डिस्क्रिशनरी पॉलिसी। बिल्कुल जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इसका मकसद ये हुआ कि डिबेट ये कहती है कि रूल जो है वो ज़्यादा बेहतर है डिस्क्रिशन से, क्योंकि वो डिस्क्रिशन एक टाइम में तो आपको दे देगा अच्छा फ़ायदा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के अंदर और बाकी दूसरे या तीसरे टाइप के ऊपर वो सब ऑप्टिमल हो जाएगा, वो ऑप्टिमल नहीं रहेगा। वैन वी फॉलो रूल वी हैव टू चूज़ वन वेरिएबल वेदर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ नॉट हैपेंड इन डिस्क्रिएशन। यानी जब आपको रूल अगर आपको रूल के ऊपर जाना है, यानी अपनी पॉलिसी को अनाउंस के ऊपर रखना है, क्या आपको पॉलिसी अनाउंस करनी है, तो आपके पास दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें या अनएम्प्लॉयमेंट को। क्योंकि देखें, जब आप मनी सप्लाई बढ़ाते हैं ना तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, प्राइजेस बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अगर आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट आपको कम करनी है तो आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हम दोनों टाइम पे किसी एक चीज़ को ही देख सकते हैं, या तो इन्फ्लेशन को रोक लें, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा लें, कम कर दें, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने दें और इन्फ्लेशन को रोक लें। क्योंकि अगर हमें इन्फ्लेशन को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ही मॉनेटरी सप्लाई लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई पीछे जाएगी, मनी सप्लाई के पीछे जाने से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन प्राइजेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ही चीज़ होती है, रूल जब हम लगाते हैं तो या तो मनी सप्लाई बढ़ाएं या मनी सप्लाई कम करें। मनी सप्लाई बढ़ाना ये बात को वाज़े करता है कि आप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाह रहे हैं, इन्फ्लेशन से आपको कोई सरोकार नहीं है, बढ़ता है बढ़ जाए प्राइस। और मनी सप्लाई कम करने से ये वाज़ेह है कि आप इन्फ्लेशन को कम करना चाह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की आपको कोई परवाह नहीं है, होती है तो हो जाए, ठीक है। जबकि डिस्क्रिशन में ऐसा नहीं है, डिस्क्रिशन के अंदर आप डायरेक्टली जो है वो आप आगे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब रूल की बात आएगी तो कोई शॉर्ट रन फिलिप कर्व नहीं रहेगा। शॉर्ट रन फिलिप कर्व क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी हमेशा
एक्चुअल के बराबर होंगी रूल के अंदर। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि अनाउंस होगी तो सबको पहले से पता होगा, तो इसलिए कोई शॉर्ट रन फिलिप कर्व नहीं होगा, हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन फिलिप कर्व के ऊपर घूमेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, डायनामिक इनकंसिस्टेंसी ऑफ लो इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, दो मॉडल उन्होंने बताए थे मैम रूबीना ने, डेलीगेशन मॉडल था, बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग वाली बात थी। अच्छा देखिए, बाइंडिंग में क्या है, बाइंडिंग बेसिकली वही है, क्या कहते हैं कि आप अनाउंस और नॉन बाइंडिंग अनअनाउंस। बाइंडिंग क्या है, पॉलिसी मेकर कमिटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन इज बाइंडिंग, यानी जो उसने कहा है कि मैं बढ़ाऊंगा वो वही उतना ही बढ़ाएगा और कोई सरप्राइज़ या कोई डिस्क्रिशन नहीं रखेगा। अच्छा, ये उन्होंने दो किस्म के, एक आप कह लें मॉडल दिया हुआ है जिसमें असल काम आपको इसको ड्राइव करना आना चाहिए, सही है, और इसको याद कर लीजिएगा। वाई ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ है और ये आपका जो है वो आपका एक लॉस फंक्शन दिया हुआ है। आपने लॉस को मिनिमाइज़ करना है, यानी क्योंकि जो ये पॉलिसी है ये बेसिकली इसलिए है कि भाई इन्फ्लेशन को उसने इतना बढ़ने नहीं देना। इन्फ्लेशन से वो कह लें कतराता है सेंट्रल बैंक की। जो अभी हम पॉलिसी पढ़ रहे हैं, जो हम कमिटमेंट देख रहे हैं, ये इन्फ्लेशन बाइंडिंग की ये है कि इन्फ्लेशन के हवाले से ये लॉस फंक्शन दिया हुआ है। क्या मतलब कि यहाँ पे जो ए है ना, देखिए मैं आपको बता दूँ, वाई क्या है एक्चुअल आउटपुट, वाई बार क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, ये क्या है एक्चुअल इन्फ्लेशन, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, एक्चुअल आउटपुट टारगेटेड आउटपुट, और कि क्या टारगेट है आपका, और ए जो है ये आपका इन्फ्लेशन का अवर्टर है। क्या मतलब कि आप कितना इन्फ्लेशन को नापसंद करते हैं। ठीक है, यानी ये ए जितना बड़ा होगा उतना ही आपको लॉस होगा। लॉस किस तरीके से, क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी बढ़ेगी, और क्योंकि ये सारा कुछ आपका इन्फ्लेशन है तो ये सब कुछ जो है, जो भी अमाउंट हो गया, ये अगर ए जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो ये टोटल अमाउंट ज़्यादा होगी और लॉस आपका ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लॉस हमें मिनिमाइज़ करना है, यानी हमें अपनी इन्फ्लेशन को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें ज़्यादा लॉस ना हो। अच्छा, अब ये स्मॉल वाई जो है ये बेसिकली वही आउटपुट है, आउटपुट का लॉग फंक्शन है। यानी जैसे कि वाई आप कहते हैं ना, जो कैपिटल वाई आपका होता है, तो कैपिटल वाई को जब आप कह लेंगे, कहते हैं कि उसको आप लॉग, इसका लॉग ले लें, तो वो आपने इन्होंने इसको स्मॉल वाई से डिनोट करा है। यानी लॉग वाई क्या होता है, बेसिकली आउटपुट की ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, ये आउटपुट की ग्रोथ कहलाएगी। स्मॉल वाई इज़ अ लॉग ऑफ कैपिटल वाई, कैपिटल लेटर टेल मीन्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये वही वाली बात है। अच्छा, तो असल जो काम है हमारा सेंट्रल बैंक का जो एम है वो ये है, इस पॉलिसी को रखते हुए या इस मॉडल के अंदर, कि भाई हमें जो है वो अपने लॉस को कम से, इस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, कम से कम रखना है। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार वैल्यू टारगेटेड वैल्यू बाय मेकिंग पॉलिसी सेंट्रल बैंक एम्स टू मिनिमाइज लॉस, ही हैज टू चूज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन विच लॉस ऑफ फॉलिंग आउटपुट और इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमम। बिल्कुल, कि वो चाह रहा है कि बस ऐसे इन्फ्लेशन का रेट रखूँ मैं जिसके ऊपर मेरा आउटपुट भी इतना ज़्यादा कम ना हो और मेरी अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो ना बढ़े। अच्छा, लेकिन अब वो रूल लगा रहे हैं, तो रूल में क्या होगा कि देखें, ये लॉन्ग रन फिलिप कर्व बना हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यानी इसका मकसद क्या होता है कि आउटपुट आपका फिक्स रहेगा और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बराबर रहेगी सारे पॉइंट्स में। शॉर्ट रन फिलिप कर्व जो है वो इसका उलट है, उसका कहना ये होता है, कहते हैं कि नहीं, इस पे जो है आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये यही पॉइंट है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का, और एक्चुअल जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि रूल हम अपना रहे हैं तो हम शॉर्ट रन फिलिप कर्व को, आप कह लें, कहते हैं कि शॉर्ट रन फिलिप कर्व से हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा सिर्फ लॉन्ग रन फिलिप कर्व से ताल्लुक होगा। अच्छा, शॉर्ट रन फिलिप कर्व आपने हमेशा देखा होगा कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अच्छा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपने अक्सर ये देखा होगा कि ऐसा होता है, ये बना हुआ होता है यूँ करके ना, और लिखा होता है कि लॉन्ग रन फिलिप कर्व और शॉर्ट रन फिलिप कर्व। असल में ये शॉर्ट रन फिलिप कर्व होता है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होती है और यहाँ इन्फ्लेशन होती है, कि जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। यहाँ हमने जो लिया हुआ है फिलिप कर्व की डेफिनेशन, वो है इस साइड पे आउटपुट और यहाँ क्या है, वही एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन, तो इसलिए आउटपुट है, तो जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतना ही आउटपुट भी बढ़ेगा, लाजमी सी बात है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतना ही आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ने की वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हम यहाँ ले नहीं रहे, इसलिए इस तरह का। अच्छा, लॉस फंक्शन आपको देखें क्या दिखा रहा है, ये किस किस्म का बना हुआ है, ये मैं आपको बताऊँ, ये कुछ इस तरीके से बना के दिखाया हुआ है इन्होंने। इसका मकसद क्या है कि अवर्टर है, जैसे हमने बताया कि इन्फ्लेशन से देखें, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इन्फ्लेशन, यहाँ क्या आउटपुट, वो चाह रहा है कि हर बढ़ते आउटपुट के साथ मुझे कम से कम इन्फ्लेशन को बेयर करना पड़े। देख रहे हैं आप,
कि देखें आउटपुट का जो गैप है वो तकरीबन उतना ही है, लेकिन इन्फ्लेशन का गैप देखें कम से कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है, वो यूँ जा रहा है। देखें ये वाला जो कर्व है ना, ये समझ लें कि इन्फ्लेशन को बैड ट्रीट कर रहा है, बैड गुड, और इसलिए जो है वो उससे दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि इन्फ्लेशन उसकी इतनी ज़्यादा बढ़े। वो चाहता है कि भाई मेरा आउटपुट बढ़े, और आउटपुट की वजह से लाजमी सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो वो इन्फ्लेशन से दूर भाग रहा है। ये देखें इन्होंने, हमने तीनों को चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर दिया, और ये पॉइंट वो कहलाएगा जो कि मिनिमम पॉइंट होगा, जहाँ पे शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और लॉस कर्व आपका सब कुछ ये बराबर हो रहा होगा। यानी ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे उसकी ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन उसके लिए क्या कहलाएगा, ये वो मिनिमम रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जहाँ उसका आउटपुट भी ज़्यादा है और उसका लॉस भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, और वो हर तरीके से इक्विलिब्रियम पर है। अच्छा, अब बात आती है कि ये इतनी सारी कहानियाँ लिखी होंगी, ज़ैनब के नोट्स के अंदर भी देखी होंगी, इसको मैं ज़रा करा दूँ कि ये किस तरीके से जो है वो आपको जो है वो समझाने के काम आते हैं। मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है भाई, मैंने बड़े तरीके से इसको कराया, वो उसमें बहुत थोड़ा इधर उधर हुआ था, मैंने इसीलिए कराया था कि आपको क्लियर हो जाए। बस ये डेरिवेशन आपको समझ आनी चाहिए। देखें ये आपको पहले भी उसने दिखाया था, उसके अंदर ही कॉपी में भी जो लिखा हुआ है मैंने आपको दिखाया है कि ये इनका कंस्ट्रेंट फंक्शन है और ये आपका एक लॉस फंक्शन है। ये आपका, अच्छा ये ही आपका जो है वो फिलिप कर्व भी कहला सकता है। किस तरीके से कि देखें एक तरफ वाई है और एक तरफ इन्फ्लेशन है, यानी यही था ना, आउटपुट था और एक तरफ इन्फ्लेशन थी, ये आप कह लें ऐसे ही था। खैर, अच्छा अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले हमारा तरीक़ाकार हमारा ये है कि लेट सपोज़ आप ये समझ लें कि वो बाइंडिंग है, कि जो आपकी, मैं इधर दिखा भी दूँ आपको, पॉलिसी बाइंडिंग है, फॉलोइंग रूल कर रहे हैं, यानी आपकी जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बराबर है, जो सेंट्रल बैंक ने कह दिया है वो इसी पर स्टिक रहेगा। अच्छा, जब दोनों चीज़ें बराबर हैं, यानी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बराबर है, तो अब हमने क्या करा कि इस लॉस फंक्शन के अंदर अपने इस कंस्ट्रेंट को डाल दिया जो कि ऊपर था। कंस्ट्रेंट क्या है? वाई की जगह पे क्या आ जाएगा इसकी, अगर आप बात करें, क्योंकि देखें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमने बोल दिया इन्फ्लेशन के बराबर है, तो यानी ये और ये दोनों बराबर हैं, तो जब दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ये ज़ीरो हो गया तो b मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो गया, तो क्या बच गया? y बराबर हो गया y बार के। तो जब हमने इस y को इस y इधर y में इसमें जो है इस कंस्ट्रेंट को डाला, तो क्या y की जगह पे क्या आ गया? y बार आ गया। ठीक है, y बार आने की वजह से ये सारा का सारा इक्वेशन वैसी ही रही आपकी, बल्कि ये जो है ये दूसरी आगे वाली है, इसको मैं भी बाद में करता हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ इसके अंदर, बस सिर्फ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं, जब इन्फ्लेशन बराबर नहीं होगी, जब बात इतनी बड़ी होगी। यहाँ पे जो है देखिए y बार आ गया और ये हमने सारा लिख दिया। इसके बाद जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे लॉस फंक्शन का, वो क्या आएगा? ज़ीरो। कैसे? इन्फ्लेशन देखें कहाँ है इसके अंदर इन्फ्लेशन आपको नज़र नहीं आ रही, तो मिनिमम अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही। तो इन्फ्लेशन जो है वो जब आप, क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बराबर है, तो जब आप अगर इन्फ्लेशन का लें या एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का अगर आप क्या लें, कहते हैं कि आप वो लेंगे, आप क्या लें, कहते हैं डेरिवेटिव लेंगे, तो लाजमी जाते हैं इन्फ्लेशन, ये रही इन्फ्लेशन और यहाँ इसको एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कहा हुआ है, तो इन्फ्लेशन क्या है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बाद एक ही, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जब आप इसका ये कह दिया गया कि ज़ीरो होगा, अभी ज़ीरो किस तरह होगा देखें कि चेंज इन लॉस ड्यू टू चेंज इन इन्फ्लेशन। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो ये सब में तो कोई इन्फ्लेशन नहीं है, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा और इसके अंदर से ये चीज़ उठकर आ जाएगी। और इसका मैं डेरिवेटिव यहाँ आपको लेके दिखा दूँ कि a/2 चेंज इन e माइनस, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे ना, तो इसका डेरिवेटिव में क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी 2a/2, 2 से 2 कैंसिल, और चेंज इन e/e बार ये रह जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, ये बराबर है ज़ीरो के। ठीक है, क्योंकि हमें अपना एक मिनिमम फंक्शन लेना है ना लॉस का, तो लॉस के मिनिमम के लिए हमेशा हम जो है इक्वल टू ज़ीरो लगाते हैं, ताकि वो वाली जगह हमें मिल जाए जो कि मैक्सिमम हो या वो मिनिमम हो या जो भी आप कह लें, ये वाला स्लोप का पॉइंट हमें मिल जाए। तो अब क्या होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बराबर है, तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बराबर है, तो लाजमी टारगेटेड भी इसके बराबर होगी।
क्योंकि एक्चुअल ही वही है जो एक्सपेक्टेड है, तो हमारा टारगेट भी लाजमी सी बात है वही होगा जो कि एक्चुअल है और जो कि एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए ये दोनों भी बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर हो तो क्या हुआ 0, और ए को मल्टीप्लाई करने 0 से तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो इसलिए चेंज इन एल ओवर चेंज इन इन्फ्लेशन जो है वो आपका 0 आ गया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब हम, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, ये वो बात थी कि जब रूल की बात की जाए तो रूल में हमें ये पता चल रहा है कि रूल बेहतर किस तरीके से है कि जो भी हम इन्फ्लेशन, एक्चुअल इन्फ्लेशन बढ़ेगी वही एक्सपेक्टेड के बराबर होगी और हम वापस से लॉन्ग रन में पहुंच जाएंगे, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जब डिस्क्रिएशन पॉलिसी की बात आती है तो क्या मतलब हुआ डिस्क्रिएशन का, क्या आपने ऐसी पॉलिसी लगाई कि लोगों ने एक्चुअल में कुछ और सोचा हुआ था और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये वो वाली बात है कि एक्चुअल एक्सपेक्टेड से बराबर नहीं है। इसमें क्या होगा ये देखें, मैंने यही जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आप भी समझ लें कि एक्चुअल एक्सपेक्टेड के बराबर नहीं है, यही दोनों वही कंस्ट्रेंट फंक्शन में वो लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल अब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकते। अब क्या होगा कि हम इस y के अंदर इस पूरे के पूरे को डालेंगे इक्वेशन को, और हमने यहाँ इस इक्वेशन को डाल दिया। देखिए y बार प्लस बी चेंज इन ओ एल इन्फ्लेशन माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, और माइनस वाई स्टार ये वाला आ गया और ऊपर का स्क्वायर ये लिख कर आ गया और सब हो गया। अच्छा, अब हम इसी तरीके से चलते रहे। हमने क्या करा, वाई स्टार को यहाँ लिख दिया, इसको सारा को यहाँ लिख दिया, मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। जब लॉस का फंक्शन लिया, डिवाइड करा इसको चेंज इन इन्फ्लेशन से, तो आपको क्या मिला, ये सब कुछ मिल गया। अब क्या हुआ कि ये जब डेरिवेटिव लिया है तो लाजमी सी बात है ये स्क्वायर जो है उठकर इधर आया, और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गया, खाली ये बच गया हमारे पास। और फिर हमने इस अंदर का डेरिवेटिव लिया, क्योंकि एक डेरिवेटिव होता है इसका, पावर का डेरिवेटिव आके कैंसिल हुआ, ये अंदर की सब चीज़ें आई क्योंकि इन्फ्लेशन कहाँ है ये रही। फिर हमने इस पार्ट का लिया बी और चेंज पाई माइनस पाई ई का, इसका जब हमने क्या कहते हैं कि आपका डेरिवेटिव लिया तो लाजमी सी बात है क्या आया, बी, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो रहा था बी आ गया, और अंदर पाई का डेरिवेटिव क्या आया 1 आया, तो इसलिए डायरेक्ट बी आ गया। प्लस इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ भी पाई है तो ये 2 इधर आया और 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया और ये डायरेक्टली बच गया। और इसके अंदर का जब डेरिवेटिव लिया लाजमी सी बात है वही खाली एक पाई था, तो पाई सिंपल था तो इसलिए जो है वो 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 होगा तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ, हम इसी तरीके से चल रहे हैं, हमने ये बी और ये बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि बी सबसे मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर हो गया, और ये बी जब इससे मल्टीप्लाई हुआ वाई और वाई बार वाई स्टार से, तो ये हमने इधर बी लिख दिया, ए पाई बन गया, ए मल्टीप्लाई बाय पाई स्टार माइनस ए पाई स्टार आ गया। सही है, तो ये हमने लिख दिया ऐसे ही, ये बी स्क्वायर को हमने खोल दिया, बी स्क्वायर पाई और ये सब ऐसे लिख दिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा हमने इसको थोड़ा अरेंज कर लिया, और अरेंज करने के बाद हमने इसमें ये टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करी है, बी2 पाई स्टार, क्यों, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए। अच्छा, ये सिंपल मैथ का रूल है कि जब भी आपको कोई चीज़ ऐड करनी हो, अगर कोई चीज़ लानी है इक्वेशन में, तो आप दोनों साइड पे इसको ऐड करेंगे, प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, या मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों टर्म्स हमने यहाँ लिख दी हैं, ये ऐड कर दी है, पूरा का पूरा यही फंक्शन लिखा रहा, सारी चीज़ें वही वाली हैं, सिर्फ ये 2 चीज़ें ऐड हो गई। इसके बाद हमने क्या करा, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन की इक्वेशन निकालनी है, तो इन्फ्लेशन वाली 2 ही टर्म्स थी हमारे पास, सिर्फ सिंपल इन्फ्लेशन वाली, इनको हमने यही रखा, बाकी सबको इक्वल टू को उस साइड पे ले गए, तो ये दोनों यही रही, तो इस पर से इन्फ्लेशन कॉमन आ गया और ए प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ गया इक्वल्स टू। अब क्या हुआ कि ये जब सारी उधर चली गई तो ये भी प्लस का हो गया, ये जो प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का मैंने यहाँ लिखा है, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया, तो एक प्लस का हो गया लाजमी था, एक माइनस का हो गया, वही जहाँ पे प्लस माइनस के थे जब ये उल्टे हो जाएंगे तो ये वाला माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, बात वही रह जाएगी। ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया, एक जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, नज़र एक ही तरीके से आएंगे। माइनस बी2 पाई लिख दिया, और ये वाला आगे वाला भी जब ये माइनस था इधर आया तो ये प्लस बी2 पाई हुआ है, सॉरी हाँ ये आपका जो है वो प्लस बी2 पाई हुआ है। अच्छा, और ये प्लस बी वाई बार माइनस वाई स्टार जब इधर आएगा तो ये माइनस बी वाई प्लस वाई बार माइनस वाई स्टार हो जाएगा। अच्छा, ये एज इट इज़ लिखा रहा, ये ए और ये प्लस बी स्क्वायर आ गया क्योंकि ये कॉमन आ गया, माइनस का साइन लगा, बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, बी स्क्वायर जब हमने कॉमन निकाला और माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये एज इट इज़ रहा, ये माइनस प्लस अंदर माइनस आया क्योंकि कॉमन निकल गया, पाई ई अंदर आ गया। उसके बाद प्लस अच्छा, ये प्लस कैसे आया देखिए, अब आप क्योंकि बाहर माइनस था तो हमने क्या करा, हमने अंदर से भी एक माइनस कॉमन ले लिया,
जब ये माइनस अंदर से कॉमन आया तो क्या होगा, बाहर आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस प्लस की वजह से ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो हमने इसको अब क्या करा कि इस प्लस वाले को आगे लिख दिया और इस माइनस वाले को पीछे लिख दिया, देखें सही है। और बाकी ऐसे इट इज़ रहा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर जब नीचे आया तो ये सबसे आके डिवाइड हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे एज इट इज़ रह गया, यहाँ भी एज इट इज़ रह गया। अच्छा अब क्या करा हमने इसको, अच्छा अब यहाँ पे भी माइनस था, हमने अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, प्लस बना लिया, और ये बी स्क्वायर ये हो गया। तो अंदर में भी लाजमी सी बात है, इधर माइनस आया इधर प्लस आया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो इसके साथ प्लस आ गया तो पाई हमने पहले लिख दिया, उसके बाद माइनस आ गया तो ये बाद में लिख दिया, और ये हमारी इक्वेशन बन गई इन्फ्लेशन की, जो कि आपको नज़र आ रही है कि इन्फ्लेशन अब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बराबर नहीं रही है, और ना ही वो टारगेटेड इन्फ्लेशन के बराबर रही है। क्योंकि देखिए टारगेटेड इन्फ्लेशन तो ये रही, तो एक्चुअल इन्फ्लेशन टारगेटेड इन्फ्लेशन से जो हमारा टारगेट था कि हमें जितनी रखनी है, क्योंकि हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक क्या कह रहा था कि हमें एक कोई टारगेटेड दो कि जिसके ऊपर मेरा लॉस जो है वो मिनिमम रहे, उसके बजाय ये एक नया आइटम ऐड हो गया, और ये आइटम जो है वो ग्रेटर देन आप कहते हैं कि ये सारा जो है वो आपका ऐड हो गया, जो कि आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ये जो रेशो होगा p प्लस a प्लस बी स्क्वायर ये ज़्यादा होगा, क्योंकि बी स्क्वायर तो ऊपर भी है, बी स्क्वायर नीचे भी है, लेकिन ये जो a है ये आपका कंटिन्यूस एक तरीके से कह लें, ये भी आपकी वैल्यू है, लेकिन ये a जो है क्योंकि इन्फ्लेशन अवर्टर वाला है, ये वही a है, और ये पॉजिटिव था, a जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो था, इसलिए ये अमाउंट पॉजिटिव रहेगी। तो कोई भी मल्टीप्लाई चीज़ होगी तो अमाउंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर्स कुछ ऐड होंगे, और टारगेटेड इन्फ्लेशन से हमेशा हमारी एक्चुअल इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये आपको इधर से पता चल गया कि भाई हमें रूल लगाना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वहाँ एक्चुअल इन्फ्लेशन टारगेटेड इन्फ्लेशन के बराबर रहती है और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के भी बराबर रहेगी, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं इक्वेशन के तौर पे भी कि वो बराबर नहीं रह रही, बल्कि टारगेटेड इन्फ्लेशन कम है और एक्चुअल इन्फ्लेशन हमारी ज़्यादा है। अच्छा देखें, जब हमने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़ीरो रखी, अब ये हम निकाल लें यहाँ पे बेसिकली इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट कह लें आप। अच्छा इंटरसेप्ट हम कहाँ से निकाल लें क्योंकि यहीं से हमने शुरू करी थी अपनी इक्वेशन, ये हमने इसमें डाल लिया था एक लॉस फंक्शन के अंदर अपने सब चीज़ों को, और उसके बाद जो है वो हमने इसका डेरिवेटिव लिया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमने डेरिवेटिव ले लिया है तो डेरिवेटिव के अंदर क्या हुआ है कि आपका जो है वो चेंज इन ई जो है क्योंकि हमने कह दिया कि चेंज इन ई ज़ीरो है, तो यानी ये जो चेंज इन ई है ये ज़ीरो हो जाएगा। सही है, अब इस चेंज इन ई के ज़ीरो होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ देखें कि ये जो चेंज इन ई यहाँ पे ज़ीरो हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, खाली क्या बच गया बी, और अंदर क्या बच गया पाई बच गया खाली। ठीक है अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ पाई बच गया। जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पाई बच गया। अच्छा ये कोई स्क्वायर नहीं है, इसको मत सोचिएगा कि स्क्वायर है, पाई बच गया, तो ये पाई आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, बाकी इक्वेशन वैसी ही रही, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, सब कुछ हमने वही करा, वही हमने जो है वो बी का ये लिखा हुआ, ये बी स्क्वायर, ये हमने दोनों को खोल लिया, इसके बाद ये दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया, और इक्वल्स टू क्या करा कि हमने इन दोनों के पास पाया था तो ये दोनों हमारे इधर ही रह गए, बाकी हम सबको इधर उठा के ले आए, माइनस का पाई स्टार ए पाई स्टार यहाँ पर आ गया प्लस में, और ये माइनस में हो गया, और वही हमने माइनस का अंदर से कॉमन लिया, प्लस बनाया, ये पाई स्टार माइनस वाई बार हो गया, वाई स्टार माइनस वाई बार, और हमने इस ए प्लस बी स्क्वायर कर दिया। तो अब देखें यहाँ से भी आपको क्या पता चल रहा है कि ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी इन्फ्लेशन अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, यानी यहाँ पे अगर आप इन्फ्लेशन रखेंगे और यहाँ तो अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़ीरो भी होगी तब भी इन्फ्लेशन जो है वो कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि ये देखें सारा पोर्शन आपका ज़्यादा आ रहा है, वरना ऐसा नहीं हो रहा है कि ये ज़ीरो नज़र आ रहा हो, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। ज़ीरो होता तो फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़ीरो होगी तो इन्फ्लेशन भी ज़ीरो होगी, जबकि नहीं, इंटरसेप्ट ये शो कर रहा है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़ीरो होगी तो इन्फ्लेशन आपकी फिर भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। ठीक है, अच्छा अब आप जब स्लोप भी लेंगे तो स्लोप भी आपका ये शो कर रहा है कि इसी इक्वेशन का अगर आप स्लोप ले लें इस इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे जब हमने एक्सपेक्टेड, ये इक्वेशन थी मेन हमारी, जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का आपने स्लोप लेना है तो क्या बचना है, डेरिवेटिव आप लेंगे इन्फ्लेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, तो यही बच जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ गया, और मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन वन होगा। लेस देन वन क्यों, क्योंकि कहते हैं डिनोमिनेटर के अंदर है
तो 1 से तो कम ही होगा, क्योंकि अगर ऊपर आप कह लें 1 है और नीचे आप कह लें भी ये भी 1 है, तो ये अगर आपका कह लें अगर 2 भी होगा तो ये 1/3 लेस देन 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में और पॉजिटिव है, तो लेस देन 1 ही रहेगा। लेकिन फिर भी स्लोप इसका मतलब है, कहते हैं कि लेस देन 1 तो है बट लेस देन 0 नहीं है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, स्लोप इसका अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा, ठीक है। तो इससे हमारी जो डिबेट के बाद जो सारा हमारा काम निकल कर आ रहा है वो सिर्फ यही बताने का मकसद जो है वो असल यही है कि होगा क्या कि आपकी इक्वेशन, आपका जो रूल है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत डिस्क्रिएशन से, क्योंकि रूल के अंदर ये सब कुछ जो है बराबर हो रहे हैं, जबकि यहाँ ये बराबर नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन वगैरह। ये हमने सारी बातें जो मैंने आपको समझा दी वही हैं, यही देखें जो मैंने अभी आपको बताया कि ये इसका इंटरसेप्ट बन रहा है इस इक्वेशन का, और स्लोप भी इसका ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये ए है, तो ये जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी उतना ही ये स्लोप जो है वो कम होगा, और स्लोप जितना ज़्यादा कम होगा उतना जो है यहाँ पे ये जो कह लें सो कर्व बिकम फ्लैट, तो स्लोप क्योंकि डिक्रीज़ होता जाएगा तो कर्व जो है वो फ्लैट होता जाएगा, और अगर बिल्कुल ही ए जो है वो 0 हो जाएगा तो जो है क्या रह जाएगा कि एकदम आप कह लें क्या कहते हैं कि ये ए की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो फ्लैट एकदम कर्व जो है वो एकदम स्लोप जो है एकदम 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ मैं कहूँ कि 1 और ये इनफाइनाइट हो गई तो इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट जो है वो 0 होता है, तो स्लोप एकदम 0 हो जाएगा और वो कर्व एकदम फ्लैट हो जाएगा, यही बात बताइए। और 45 लाइन की इन्होंने ये जो लाइन बनाई है इसका मतलब ये है कि ये वो लाइन है जहाँ पे दोनों बराबर है, यानी अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 1 तो इन्फ्लेशन भी 1, तो इसलिए ये 45 लाइन बनाई है, ठीक है। तो ये इनका दिखाना था। उसके बाद ये दिखा रहे हैं डिसइन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, MS अगर डिक्रीज़ हुआ। देखिए ये हमने वही वाली जो चीज़ बनाई हुई है जो अभी ये पीछे आपने देखी है कि लेट सपोज आप यहाँ पर थे और यहाँ पर होने के बाद आप जो है वो आपने मनी सप्लाई गिराई, मनी सप्लाई के गिराने की वजह से क्या होगा कि आपके मनी सप्लाई जैसे ही गिरेगी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मनी सप्लाई अगर आपकी जो है मनी डिमांड ये रही, मनी सप्लाई ये रही, मनी सप्लाई जैसे ही पीछे जाएगी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और जिसके इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से आपकी जो इक्वेशन है उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और आपकी स्पेंडिंग कम हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट वगैरह, कंजम्पशन वगैरह, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी आपकी गिर जाएगी, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है कि देखें पहले इन्फ्लेशन इस पॉइंट पे थी, अब इन्फ्लेशन गिर के नीचे वाले एक इन्फ्लेशन का नया कर्व बन जाएगा, इन्फ्लेशन शिफ्ट हो जाएगी मनी सप्लाई के गिरने की वजह से, सही है, तो वो बी पॉइंट पर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, क्योंकि आउटपुट जो है वो आपका इन्फ्लेशन गिरेगी बट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन नहीं गिरेगी, इसलिए एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हम वहीं पर रही, पर आउटपुट के गिरने की वजह से क्या हुआ कि अब एक्सपेक्टेशन जो है वो भी रिवाइज़ होगी। लोग समझ जाएंगे, कहते हैं कि इन्फ्लेशन भी जो है वो आपका गिर गई है। अच्छा, इन्फ्लेशन के गिरने से क्या होगा, जब इन्फ्लेशन वो रियलाइज़ कर लेंगे तो वो आपका वापस जो है वो इन्फ्लेशन रियलाइज़ होगी, और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी कम होगी, जो कम होने की वजह से ये वाला रूट अपनाएगी और यहाँ जाते हुए यहाँ चली जाएगी, ठीक है। जब वो यहाँ जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन गिरी है, तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन गिरने से क्या होगा कि वापस से, क्योंकि जब आप बंदा रियलाइज़ कर लेता है तो वापस उसका आउटपुट आगे चला जाएगा, यानी ये वही वाली बात है कि अगर मैं कहूँ कि ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड था और एग्रीगेट डिमांड पीछे चली गई तो हम यहाँ आ गए, सही है। ये वाली बात थी कि जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रियलाइज़ नहीं हुई, आपकी प्राइस जो है वो नीचे गिर गए, इन्फ्लेशन गिर गई, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रियलाइज़ नहीं हुई, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रियलाइज़ हो रही है वो और रियलाइज़ होते हुए यहाँ आएगी, सही है। यहाँ आने से क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन गिरी, और गिरने से आपका आउटपुट भी जो है वो थोड़ा सा रियलाइज़ हुई है, क्योंकि तो वापस से ऊपर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इन्फ्लेशन गिरते गिरते वापस आपको ऊपर की तरफ लेके जा रही है। लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेशन रियलाइज़ हो गई है लेकिन मज़ीद इन्फ्लेशन और गिर गई है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेशन मज़ीद गिर गई है, तो देखें पहले गिरी, फिर एक्सपेक्टेशन रियलाइज़ हुई, ये ई वाला पार्ट कम होता गया, एक्सपेक्टेड ई वाला, और आउटपुट बढ़ा है जिसकी वजह से थोड़ा सा वो ऊपर गई है। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो गिरी है, वापस की तरफ गई है, और लेकिन हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद हम बिल्कुल एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमारी समझ लें 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद हम ज़रा सा मूव करेंगे नीचे की तरफ, जो यहाँ लिखी है बटेट सी पॉइंट के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है कि वाई जो है वो बराबर है वाई स्टार के
लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, कहते हैं कि इन्फ्लेशन फिर गिरेगी और इन्फ्लेशन गिरने से आप डी पॉइंट पर आ जाएंगे। बस आप इसका ये रूट समझिएगा कि ये इस तरीके से ए से बी से बी और सी से ये डी पॉइंट यहाँ आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ है कि देखें कि क्या होगा कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो ज़ीरो होगी, लाजमी सी बात है डी पॉइंट पे। ये देखें आप, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़ीरो है लेकिन इन्फ्लेशन फिर भी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का ये ग्राफ है और इस पर यहाँ पे समझ लें 2 है लेट सपोज, और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़ीरो होगी लेकिन इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। ये वही वाली बात है कि जब आप डिस्क्रिशनरी पॉलिसी लगाएंगे तो, ठीक है। तो यही सब कुछ इसके अंदर समझाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। आप डिस्क्रिशन और रूल के अंदर ये चीज़ है कि आपको सिर्फ एक चीज़ जो आप लोगों को आनी चाहिए तुम लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी डेरिवेशन है जो मैंने समझाई, इसको गौर से देख लेना और एक इस कर्व को देख लेना, और जो ना समझ आए वो तुम मुझसे पूछ लेना, मैं बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।